हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपन ने जो चैप्टर पढ़ रहे थे अपन विलियन, उसमें मैंने बताया था आपको अणुसंख्य गुण, जिनमें से पहला अणुसंख्य गुण पढ़ चुके थे अपन जो था वास्तवापेक्षिक अवनमन, दूसरा पढ़ चुके थे क्वथनांक गुणन और तीसरा पढ़ चुके थे हिमांक अवनमन। अब अपन जो पढ़ेंगे नेक्स्ट, और मैंने पहले ही बताया था आपको कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अणुसंख्य गुण जो है वो यही है, तो इसको बहुत बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सब टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से। तो वो जो चौथा गुण है अपने पास है वो है परासरण। क्या है? परासरण। और इसी के साथ आपको याद रखना पड़ेगा परासरण दाब। एक तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर परासरण, और एक बोल रहे हैं परासरण दाब। तो देखो इसको समझते हैं एक बार। इसको समझने से पहले एक चीज समझ लो पहले कि किस पदार्थ की सांद्रता ज्यादा होती है, किसकी कम होती है, ये समझना है। जैसे अगर अपने पास दो पदार्थ है, एक तो है विलायक और दूसरा पदार्थ जो है ना वो है विलयन। विलायक का मतलब हुआ कि जिसमें कोई पदार्थ नहीं मिला हुआ हो, अकेला। जैसे आप इसको मान सकते हैं जल। इसके अलावा विलयन जो होता है ना, विलयन, इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर कुछ ना कुछ मिला हुआ है। जैसे अगर अपन इसको बोले कि ये शर्करा का जलीय विलयन है, मतलब जल में शर्करा घुली हुई है। ठीक है, तो जल या जल अगर अकेला है तो वो तनु होगा। तनु मतलब जल से वैसे भी सामान्यतः अपन क्या करते हैं, तनु करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो तनु होता है उसकी सांद्रता क्या होती है, कम होती है। अगर ये बात ध्यान रहेगी आपको तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल होगा, जल्दी से समझ में आएगा आपको परासरण। और ये जो होगा वो होगा ज्यादा सांद्रता, मतलब उच्च सांद्रता। ठीक है, अब कभी कभी जो है वो एग्जामिनर इस परासरण की जगह एक शब्द दे देता है विसरण। फिर बच्चे जो है वो बोलते हैं सर आपने तो परासरण बताया था, हमें विसरण के बारे में बताया नहीं था, तो हम परिभाषित कैसे करेंगे। तो देखो मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, अपने सिलेबस में ये है, बाकी इसको भी अपन समझ लेंगे। परासरण के लिए होता क्या है, परासरण की क्रिया में विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, विलायक के अणुओं का या कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, मतलब विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः गति करना। विलायक के अणुओं का या कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा स्वतः गति करना परासरण कहलाता है। ठीक है, ये तो हुआ परासरण। विसरण के लिए बोलेंगे तो विसरण जो होता है ना वो होता है परासरण का विपरीत। उसमें क्या बोलेंगे, किसी पदार्थ में विलयन जो है, विलयन उसका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर, किसी पदार्थ जो है उसका उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गमन, मतलब उच्च से निम्न की ओर। इसमें अपन क्या बोल रहे थे, निम्न से उच्च की ओर। और परासरण में अपन बोल रहे थे अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, लेकिन विसरण में किसी अर्ध पारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। तो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर अगर किसी का प्रवाह हो रहा है बगैर अर्ध पारगम्य झिल्ली के, तो उस क्रिया को बोलते हैं विसरण। जैसे अगर किसी विलयन के अंदर, जल के अंदर अपन ने KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट का एक दाना डाल दिया, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का एक दाना डाल दिया जल के अंदर, तो ऐसे में धीरे धीरे जो है वो उस जल का जो रंग है वो कैसा हो जाता है, गुलाबी हो जाता है। जल का रंग कैसा होता है, गुलाबी। इसका मतलब क्या होगा कि KMnO4 जो है उसका धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, विसरण, जिसकी सांद्रता पहले क्या थी, ज्यादा, और जल में घुलने के कारण उसकी सांद्रता में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। तो शायद आपको समझ में आ गया होगा कि विसरण जो होता है वो होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः। ठीक है, इसमें अर्ध पारगम्य झिल्ली की कोई कंडीशन नहीं होती है। परासरण के लिए मैंने बताया कि विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति करना, अर्ध पारगम्य झिल्ली द्वारा गति है तो परासरण है। तो ये तो बात हो गई परासरण की परिभाषा की, ये भी अपन को समझ में आ गया। अब ये जो शब्द है अर्ध पारगम्य झिल्ली, इसको समझते हैं, ये क्या होता है। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली का मतलब होता है या तो जंतु झिल्ली हो सकती है या वनस्पति झिल्ली हो सकती है। लेकिन अगर कृत्रिम तरीके से बनाया जाए, कृत्रिम तरीके से, तो आप इसमें आंसर देंगे पोटेशियम फेरोसाइनाइड या फिर सेलोफेन। पहले चैप्टर में मैंने बताया था आपको, ठोसों के अंदर एक उदाहरण था सेलोफेन। तो सेलोफेन की मेम्ब्रेन बनती है। कृत्रिम अर्धपारगम्य झिल्ली सेलोफेन और पोटेशियम परमैंगनेट या कॉपर पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6 इनकी बनती है। तो ये तो बात हुई अर्धपारगम्य झिल्ली की, वो किससे बनेगी और किसकी हो सकती है। तो कृत्रिम तरीके से अलग अलग पदार्थों से बनाई जा सकती है, प्राकृतिक तरीके से ये या तो जंतु की झिल्ली होती है या फिर पादप की या पौधे की झिल्ली जो परत होती है वो झिल्ली की तरह कार्य करती है। उसके बाद में जो परासरण की क्रिया होती है उसको दो भागों में बांटा जाता है, जिसको एक तो बोलते हैं अंतःपरासरण, एक तो क्या बोलते हैं अंतःपरासरण,
ध्यान से देखिए, इसके अंदर बहुत सारे जो है ना अलग अलग कॉन्सेप्ट आते हैं। है तो बहुत इजी सा, लेकिन इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, इनडायरेक्ट पूछते हैं। जैसे एक तो होता है अंतः परासरण और एक होता है बाह्य परासरण। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें, थ्योरेटिकल क्वेश्चन की, तो ऐसे आया हुआ है क्वेश्चन कि कच्चे आम को, मतलब कैरी जो होती है, कच्चे आम को लवण युक्त जल में रखने पर वह सिकुड़ जाती है। कच्चे आम को लवण युक्त जल में रखने पर वह सिकुड़ जाती है, क्यों? और दूसरा जो क्वेश्चन है वो है कि किशमिश जो होती है, किशमिश या जो पुष्प होते हैं, मुरझाए हुए पुष्प जो होते हैं, वो उन्हें अगर फ्रेश वाटर में, मतलब अशुद्ध जल या शुद्ध जल में अगर रखा जाता है तो वो क्या हो जाते हैं? फूल जाते हैं। तो अगर फूल होगा तो वो क्या हो जाएगा? फैल खिल जाएगा। ठीक है, तो किशमिश है वो फूल क्यों जाएगा, या फिर जो कच्चा आम था वो सिकुड़ क्यों गया? तो एक्चुअल में देखो होता क्या है कि कच्चे आम के लिए अपन क्या बोल रहे हैं, कच्चा आम जो है उसको कहां पे रख रहे हैं? लवण युक्त जल में। किसमें? लवण युक्त जल में। इसका मतलब सांद्रता क्या हो गई उसकी? उच्च हो गई, उच्च। इसका मतलब ये हुआ कि जो कच्चा आम है ना, कच्चा आम, उसमें उपस्थित जो जल है, जल वो तो इसके अंदर इसके अंदर जा सकता है, ठीक है, लेकिन इधर से कोई भी पदार्थ इसमें नहीं आ सकता। तो जो कच्चा आम था उसमें जो जल था, जल मतलब जो कम सांद्रता वाला था, वो इसके अंदर होता था, लवण के अंदर, जिससे इसमें जल की क्या हो जाती है? कमी, और कमी होने की वजह से क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। ठीक है, तो कच्चे आम के अंदर कौन सा परासरण हो गया? बाह्य परासरण। मतलब इसमें से जो जल था, वो जो कच्चा आम है उसकी परत से परत, उस जो अर्धपारगम्य झिल्ली की तरह कार्य कर रही है, उसके अंदर से बाहर चल जाता है। तो इस प्रकार पहला क्वेश्चन का आंसर हुआ। दूसरा अपन बोल रहे हैं कि किशमिश जो होती है वो फूल क्यों जाती है, तो उसका जो कारण है वो क्या है कि इसको अपन कहां पे रख रहे हैं? शुद्ध जल में रख रहे हैं, और शुद्ध जल का मतलब क्या हुआ? इसकी सांद्रता क्या है? कम, और कम सांद्रता है तो ये इसके अंदर चल जाएगा। हमेशा कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की तरफ प्रवाह होता है परासरण की क्रिया में। तो ये इधर से इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा तो अंतः परासरण हुआ, और अंतः परासरण के कारण किशमिश फूल जाता है, और कच्चे आम जो है उसको लवण युक्त जल में रखने की वजह से बाह्य परासरण होने से वह क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। तो पहली बात हुई परासरण किसे कहेंगे, दूसरा अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, तीसरा मैंने 2 क्वेश्चन के हिसाब से आपको इसको थ्योरेटिकली समझाया। उसके बाद में अगली जो बात आती है वो आती है कि परासरण की क्रिया को अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, उसमें परासरण दाब को कैसे समझ सकते हैं। तो मैं आपके सामने एक डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम को थोड़ा ध्यान से देखिए, जिसके अंदर अपन को ये चीज क्लियर हो जाएगी कि परासरण की क्रिया जो है वो कैसे हो सकती है और कैसे नहीं हो सकती है। तो एक पात्र के अंदर अपन ने जो है वो एक सामान्य जल ले रखा है, इसके अंदर है जल, और इस जो ये जो कीप है, फनल है, फनल जिसको थिसेल कीप बोलते हैं, इसके मुंह के ऊपर, यहाँ पर मुंह के ऊपर लगा देगी अपन ने अर्धपारगम्य झिल्ली, SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। और इसके अंदर जो विलयन भर रखा है अपन ने, इसके अंदर ये जो अंदर विलयन है ना वो है शर्करा का जलीय विलयन। किसका? शर्करा का जलीय विलयन। अब देखो इस क्रिया को अपन समझते हैं, इसमें होगा क्या, मतलब स्वतः होने वाला काम कौन सा है, तो स्वतः होने वाला काम है कि जल की सांद्रता कम है, इसलिए जल जो है वो इसके अंदर क्या होगा? ऊपर चढ़ेगा। क्या होगा? जल इसमें ऊपर चढ़ेगा, जिससे शर्करा के जलीय विलयन का जो हाइट है वो क्या होगा? बढ़ेगा। मतलब बालू पहले एक पॉइंट तक था, फिर उसके बाद में ऊपर तक बढ़ेगा, और कहां तक बढ़ेगा? यहाँ तक बढ़ेगा। फाइनल पॉइंट मान लो अपन B मान लेते हैं, तो द्रव के द्वारा जो ऊंचाई तय की गई है ना वो H हो जाएगी। तो यहाँ पर एक बल कार्यरत होगा, एक दाब लगेगा ऊपर से, जिसको बोलेंगे परासरण दाब, जिसको अपन लिखेंगे पाई से। ठीक है, तो पाई बराबर H रो G या HdG। रो का मतलब यहाँ पर घनत्व है, G गुरुत्वीय त्वरण है, और H जो हाइट है ना यहाँ पर वो है। तो ये जो क्रिया है इसमें जल जो है ना, जल शर्करा के जलीय विलयन में जा रहा है, इसलिए इस क्रिया को क्या बोलेंगे? परासरण। ठीक है, तो शायद समझ में आ गई होगी बात आपको कि एक बीकर के अंदर अपन ने क्या ले रखा? पानी, और एक कीप जिसको उल्टा लगा के उसके मुंह के ऊपर अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई, जिससे जल जो है वो किसमें गया? शर्करा के जलीय विलयन में गया। इसलिए शर्करा के जलीय विलयन में जो इसका स्तर था, आयतन था, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, और बढ़ने की वजह से एक टाइम ऐसे आता है कि जिसके बाद इसका प्रवाह जो है वो क्या हो जाता है? रुक जाता है। और वो रुकता क्यों है? तो एक द्रव स्थितिक दाब लगता है यहाँ पर, मतलब द्रव को स्थिर करने वाला दाब लगता है, उसी को बोलते हैं अपन परासरण दाब। तो मैं परासरण दाब की परिभाषा बता रहा हूं आपको कि वह द्रव स्थितिक दाब, मतलब द्रव को बहने से रोकने वाला दाब, ठीक है, प्रवाह को रोकने वाला दाब, वह द्रव स्थितिक दाब जो द्रव के प्रवाह को रोकता है, द्रव के प्रवाह को रोकता है, क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ठीक है, तो ये बात अपन को समझ में आ गई कि परासरण किसे कहेंगे, परासरण दाब किसे कहेंगे, अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होती है, और परासरण कितने प्रकार का हो सकता है। अब अपन देखते हैं इसका जो डेरिवेशन है वो।
तो अब देखते हैं अपन कि परासरण दाब जो होता है ना वो उसका डेरिवेशन किस तरीके से होगा। तो राउल्ट के नियम के अनुसार ऐसा कहा गया कि किसी भी विलयन का परासरण दाब दिए गए ताप पर उस विलयन की सांद्रता के समानुपाती होता है। मतलब दिए गए ताप पर किसी विलयन का परासरण दाब विलयन की सांद्रता, और यहाँ पर जो सांद्रता है वो है मोलरता। देखो इससे पहले वाली दो इकाइयों में अपने पास थी मोलरता मतलब स्मॉल एम, और यहाँ पर है कैपिटल एम। ये ध्यान रखना है आपको, इसका यूज होगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास कांस्टेंट आएगा आर, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या जनरली जो है इसको लिखा जाता है पाई बराबर CRT। इस बार का जो बोर्ड का पेपर था 2020 का, राजस्थान बोर्ड का RBSC का, उसमें इस फॉर्मूले से न्यूमेरिकल आया था। तो यहाँ पर जो है ना पाई इक्वल टू CRT। उसके बाद में यहाँ पर आर है, आर उसको बोलते हैं यहाँ पर गैस नियतांक, और गैस नियतांक आर का जो मान आपको लिखना होता है वो लिखना होता है 0.083 बार लीटर और मोल इनवर्स और केल्विन इनवर्स। अभी मैं बता दूंगा ये यूनिट कैसे आई है। उससे पहले देखो एक बार और, कि हम जानते हैं कि C बराबर क्या होता है N/V। मतलब वैसे तो होता है अगर मोलों की संख्या 1 हो, मोलों की संख्या अगर 1 है तो N का मान कितना हो जाएगा 1, तो C बराबर क्या हो जाएगा 1/V। लेकिन यहाँ पर जो है ना मोलों की संख्या 1 से अधिक के हिसाब से अपन ले रहे हैं इसको, तो विलय के मोलों की संख्या को अपन अगर लिख दें यहाँ पर N2, तो ये सूत्र जो है हमारे पास क्या हो जाएगा पाई बराबर N2RT/V। भाई C की जगह पे क्या लिख देंगे N2/V, ये होगा N2/V, और ये RT की जगह पे RT। फिर हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या उसके दिए गए द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान का एक तरह से अनुपात होती है। तो पाई बराबर W2RT/M2V। इस तरीके से अपने पास परासरण दाब का एक दूसरा फॉर्मूला आ जाता है। पहला फॉर्मूला है पाई बराबर CRT, और दूसरा जो फॉर्मूला है अपने पास वो ये है। इस सूत्र की सहायता से अपन जो है परासरण दाब ज्ञात कर सकते हैं किसी भी विलयन का। ठीक है, तो ये हुआ दूसरा फॉर्मूला। इसके अंदर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, वही आर का मान इसके अंदर है। अब देखो अगर आपको इसकी इकाई पता लगानी हो तो देखो पाई की इकाई क्या हो जाएगी बार, उसके बाद भी V जो है ना V उसको अपन यहाँ पे ले लेंगे, तो आयतन यहाँ पे हो गया, तो लीटर, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब, इस तरीके से और भी इकाई आ सकती है। और ये जो था ना ये क्या था मोल, ये मोल है एक तरह से, तो मोल इसके नीचे आएगा तो मोल का इनवर्स, और टेम्परेचर भी नीचे आएगा तो केल्विन इनवर्स। तो इस तरीके से आर की जो है इकाई अपन इससे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये हुआ कि दो फॉर्मूले जो है ना अपने पास, इनसे न्यूमेरिकल आ सकता है। अब देखो यहाँ पर एक निष्कर्ष आया अपने पास कि सभी अणुसंख्य गुण विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। सभी अणुसंख्य गुण विलय के अणुभार के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसके अंदर कि किसी भी अधिक अणुभार वाले या उच्च अणुभार वाले जो यौगिक होते हैं, उच्च अणुभार वाले यौगिक, उच्च अणुभार वाले यौगिक का मतलब होता है जैसे आपको दिया हुआ है कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी दिया हुआ बहुलक, बहुलक का मतलब क्या होता है बहुत सारी इकाइयों से जुड़ा हुआ। अधिक अणुभार वाले यौगिकों मतलब प्रोटीन या कोई बहुलक, उनके अणुभार ज्ञात करने में कौन सी विधि जो है वो उपयुक्त होती है या किस विधि का उपयोग किया जाता है। तो आप जो आंसर देंगे वो देंगे परासरण दाब विधि। क्या आंसर देंगे? परासरण दाब विधि। ये आंसर आपको देना है। लेकिन अगर क्वेश्चन ही ये पूछ लिया जाए कि परासरण दाब विधि द्वारा ही जो है इनके अणुभार क्यों ज्ञात किए जाते हैं, तो उसका आंसर सुनिए। उसका जो आंसर है वो है कि पहली चीज तो मैंने आपको बता दी, यहाँ पर जो सांद्रता है वो किसके रूप में है? मोलरता के रूप में है। इसका मतलब ये हुआ कि परासरण दाब की गणना करते समय सांद्रता जो है वो मोलरता के रूप में ली जाती है, जिससे उसके आयतन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे ज्ञात किया गया जो अणुभार होता है उसका मान अधिक यथार्थ मतलब अधिक एक्यूरेट प्राप्त होता है, अधिक यथार्थ प्राप्त होता है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि सबसे उपयुक्त विधि अणुभार ज्ञात करने की परासरण दाब विधि होती है, क्योंकि अणुभार तो बाकी अणुसंख्यक गुणों द्वारा भी ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो कौन सा है? परासरण दाब विधि। आपको अगर ऐसा पूछा जाए कि किसी भी प्रोटीन या बहुलक का अणुभार किसे ज्ञात करेंगे तो भी यही मतलब अधिक अणुभार वालों के लिए ये विधि जो है वो काम में ली जाती है। ये हुआ एक और थ्योरेटिकल क्वेश्चन। उसके बाद में इससे आगे देखो, एक होता है जो परासरण होता है उसके विपरीत क्रिया, परासरण के विपरीत क्रिया होती है जिसको बोलते हैं प्रतिलोम या व्युत्क्रम, प्रतिलोम या व्युत्क्रम परासरण, रिवर्स ऑस्मोसिस आरओ। क्या होता है? प्रतिलोम परासरण आरओ या व्युत्क्रम परासरण। इसके जैसे कि नाम से पता लगा है कि बिल्कुल अपोजिट होगा जैसा पहले हुआ था उसका। मतलब परासरण में क्या हो रहा था?
विलायक के कणों का निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न से उच्च की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन होना वो परासरण था। इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि विलयन में से विलायक, विलयन अभी भी नहीं आएगा, विलयन में से जो विलायक है उसके कण निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आएंगे, लेकिन ये काम अपने आप नहीं होगा। उसके लिए अपन को एक चीज समझनी होगी, एक डायग्राम से अपन इसको समझ पाएंगे। तो उसको देखो कैसे समझेंगे। जैसे अपन ने जो है ना इस तरफ बीच में तो अपन ने लगा रखी अर्धपारगम्य झिल्ली SPM, और इधर जो है ना वो भर रखा है अपन ने समुद्री जल। कौन सा जल? समुद्री जल, जिसको अपन बोल सकते हैं लवण युक्त जल। और यहाँ पर जो विलयन है, विलयन उसके ऊपर जो बाह्य दाब है, एक्सटर्नल प्रेशर, वो परासरण दाब से अधिक लगाया जा रहा है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि इधर से है ना, इसमें से समुद्री जल में से जो शुद्ध जल है ना, शुद्ध जल वो किस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। और इस तरफ आने के बाद ये इस तरफ नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसकी प्रकृति तो यही है इस तरफ जाने की, लेकिन इधर से दाब ज्यादा लग रहा है, दाब, तो उधर से दाब ज्यादा लगने की वजह से ये जो इधर जल एकत्रित होगा वो जो है वो उसमें जा नहीं पाएगा, वहां पर एकत्रित उस तरफ जा नहीं पाएगा। ये क्यों? क्योंकि परासरण दाब से अधिक दाब यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो यहाँ पर इसका एक उपयोग हो गया अपने पास कि आपसे पूछा जाता है प्रतिलोम परासरण किसे कहते हैं और इसका अनुप्रयोग। तो आप परिभाषा ऐसे देंगे कि यदि विलयन का दाब परासरण दाब से अधिक हो, विलयन का दाब परासरण दाब से अधिक हो, ये शर्त है इसकी, मस्ट है ये, परासरण दाब से अधिक हो तो समुद्री जल में से या विलयन में से विलायक के जो कण होते हैं वो निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, निम्न सांद्रता से उच्च सांद्रता की ओर, हाँ, अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गति करके दूसरी तरफ आ जाते हैं। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, समुद्री जल जो उसका क्या होता है, विलवणीकरण। तो इसका उपयोग हो गया समुद्री जल का विलवणीकरण। तो ये इसका उपयोग हो गया समुद्री जल का विलवणीकरण। उसके बाद में अभी परासरण खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि परासरण में और भी कई कॉन्सेप्ट हैं कि दो विलयनों के परासरण दाब समान हो सकते हैं, भिन्न भिन्न हो सकते हैं, और उसके अनुसार इसमें न्यूमेरिकल भी और आते हैं और अलग तरह के इसके अंदर क्वेश्चन जो बन सकते हैं वो। तो अगली क्लास के अंदर परासरण का जो कुछ पार्ट बचा हुआ है वो, और बाकी सभी अणुसंख्य गुणों से संबंधित कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन है वो, और उसके बाद में जैसे मैंने वादा कर रखा है आपको कि कुछ आंकिक प्रश्न कराए जाएंगे आपको। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक इनको पहुंचाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।